हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और लगातार मैं आपके लिए झारखंड जीके का सेशन ला रहा हूं। यदि आपको पहले वाले सारे के सारे वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा दोस्तों, है ना। आज के सेशन में भी काफी अच्छे लेवल के सवाल हमने यहाँ पर लिए हैं, तो आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सेशन को पूरा देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और यदि सेशन पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल क्या कहता है? खूंटी और रामगढ़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? खूंटी और रामगढ़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? आसान सा सवाल है ना। खूंटी और रामगढ़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 में खूंटी और रामगढ़ जिले का गठन किया गया था, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसे विस्तार से देख लेते हैं। तो झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी थी, तो झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी। ये तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। और वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं, ठीक है। देखिए 18 जिले पहले थे, इसके बाद कितने जिलों का निर्माण हो चुका है? 6 जिलों का निर्माण हो चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले किस जिले का निर्माण हुआ था? लातेहार जिले का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 2001 को। क्लियर ना। इसके बाद जामताड़ा गठित होता है 26 अप्रैल 2001 को। इसके बाद सिमडेगा और सरायकेला, डेट आप देख सकते हैं दोस्तों, 30 अप्रैल 2001 और 30 अप्रैल 2001, यानी सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का निर्माण एक ही टाइम में हुआ था, ठीक है, एक ही दिन हुआ था। क्लियर ना। रामगढ़ का गठन और खूंटी का गठन भी एक साथ किया गया था और दोनों का गठन 12 सितंबर 2007 को यहां पर किया गया था, ठीक है। इसको और विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों, एक चित्र लेकर, ठीक है। तो लातेहार का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जिले से अलग करके किया गया था, ठीक है, तो लातेहार यहां पर है, तो पलामू जिले को काटा गया था लातेहार बनाने के लिए। जामताड़ा की यहां पर बात कर लिया जाए तो दुमका से जामताड़ा अलग हुआ था। सिमडेगा की बात कर लिया जाए तो गुमला से अलग हुआ था। सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ था। रामगढ़ की बात कर लिया जाए तो हजारीबाग से अलग हुआ था और खूंटी रांची से अलग हुआ था। देखिए सारे फैक्ट को यहाँ पर हमने जो है आपको दे दिया है। एक कलम कॉपी लीजिएगा दोस्तों और नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? आदिम जनजातियों की श्रेणी में कितने जनजातियों को रखा गया है? ऑप्शन है 3, 5, 8 या 10। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा में रिपीट किया हुआ सवाल है दोस्तों। आदिम जनजातियों की श्रेणी में कितने जनजातियों को रखा गया है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 8 जनजातियों को रखा गया है। देखिए अनुसूचित जाति झारखंड में, जनजाति झारखंड में कितने हैं? तो 32 है, ठीक है। और इन सभी अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रखा गया है ना दोस्तों। आदिम जनजाति कितने हैं? तो आदिम जनजाति बता चुका हूं, 8 है। असुर, बिरजिया, बिरहोर,
सवर, कोरवा परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल युवागिरी से है, ठीक है। युवागिरी प्रश्न क्या कहता है, उरांव जनजाति की युवागिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? घोटुल, धुमकुड़िया, गीतियोड़ा या कोड़वा। उरांव जनजाति के युवागिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिए तो फटाफट। उरांव जनजाति की युवागिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेड सवाल है। धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और घोटुल, गितियोड़ा और कोड़वा को हम आगे देखेंगे व्याख्या में, ठीक है ना। देखिए घोटुल जो है किस जनजाति का युवागिरी है? संथाल जनजाति का युवागिरी। धुमकुरिया बता चुका हूं, उरांव जनजाति का युवागिरी है। गीतियोड़ा की बात कर ले जाए तो मुंडा का, और कोड़वा सौरिया पहाड़िया जनजाति का युवागिरी है ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए तो फटाफट। अगला सवाल क्या है, झारखंड के सादान, ठीक है ना दोस्तों। सादान कौन है? झारखंड में रहने वाले गैर जनजाति मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? सादान कहा जाता है। यहां प्रश्न है कि झारखंड के सादान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना। आंसर कीजिए। कोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी या उपरोक्त सभी। झारखंड के सादान कौन सी भाषा बोलते हैं? ये सभी भाषाएं जो है झारखंड के सादानों द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। सादानों की भाषा को क्या कहा जाता है? सादानी या सादरी कहा जाता है ना। ये लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है? केरिया, परेया, तोलोंड या बटोई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलोंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुरुषों के वस्त्र कौन कौन है? तोलोंड दुपट्टा, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला, और पुरुषों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाने वाला केरिया वस्त्र है। ये त्योहार के अवसर पर पहना जाता है, ठीक है ना। त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। महिलाओं के वस्त्र कौन है? परेया, ये भी त्योहार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष वस्त्र है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। कहता है कि नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? नागफेनी का किला किस स्थान पर अवस्थित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिसई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नागफेनी का किला या राजमहल है ना, सिसई गुमला में है। कहां पर है? सिसई गुमला में है। पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का समय क्या है? 1704 है, ठीक है। और इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख आपको देखने को मिलता है जिसमें पत्थर का एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है ना दोस्तों। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक कलम कॉपी लेके नोट जरूर कर लीजिएगा मित्रों, है ना। चलिए अगला सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध मौलिच्छा मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? मौलिच्छा मंदिर किस जिले में स्थित है?
आपका ऑप्शन है देवघर, दुमका, रांची या सिमडेगा। मौलिछा मंदिर कहां पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दुमका में है। मौलिछा मंदिर, देखिए यहाँ पर फैक्ट को हम काफी डिटेल में समझाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आंसर साथी करते हैं, ठीक है, वे तो सेशन छोड़ के भाग जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन को पूरा अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो मौलिछा मंदिर कहाँ पर है? दुमका जिले में स्थित है। निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसके द्वारा राजा बसंत राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहां तक क्लियर है ना। इस मंदिर के गर्भगृह में, ठीक है, गर्भगृह समझते हैं ना, जहां पर पूजा की जाती है, गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है और इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। किस पत्थर से किया गया है? लाल पत्थर से किया गया है। और यह प्रतिमा जो है पूर्ण नहीं है, बल्कि केवल यहाँ पर आपको मस्तक ही दिखाई देता है ना। यही कारण है कि इसे मौलिच्छा, ठीक है, माली मस्तिष्क इच्छा दर्शन मंदिर कहा जाता है ना दोस्तों। मौलिच्छा देवी के दाईं तरफ भैरव की प्रतिमा स्थापित है। किसकी प्रतिमा स्थापित है? भैरव की प्रतिमा स्थापित है, जो किससे बना हुआ है? बालूका पत्थर से बना हुआ है। यहीं पर मौलिच्छा देवी के आगे काले पत्थर से बना एक शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग है, ठीक है ना। राजा मौलिच्छा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। इस मंदिर का निर्माण जो है बंगला शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? बंगला शैली में किया गया है। और यह मंदिर जो है तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है, ठीक है। यहाँ पर तांत्रिक सिद्धि भी आपको देखने को मिल जाता है। देखिए फैक्ट कितना विस्तृत था, ठीक है, लेकिन इन्हीं में से आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हो जनजाति में किस, हो जनजाति में, देखिए प्रश्न इधर उधर हो गया जा तो दोस्तों, हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? ठीक है, सेंटेंस इधर उधर हो गया है। हो जनजाति में किस लोकगीत को, ठीक है, किस लोकगीत को बसंत गीत कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाह गीत को हो जनजाति में बसंत गीत कहा जाता है। हो जनजाति के लोकगीत यहां पर देख लेंगे कौन कौन है। वाह, हैरो और नोमनामा, ये सभी जो है हो जनजाति में परिचित लोकगीत है। वाह को वसंत लोकगीत कहा जाता है, जो कि प्रश्न में था। हैरो यदि आपसे पूछ लिया जाए हैरो कब गाया जाता है, तो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नोमनामा कब गाया जाता है? नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। अब देख लेते हैं उरांव जनजाति के लोकगीत कौन कौन है। तो प्रश्न में ऑप्शन में दिया था जतरा और धुरिया, ठीक है ना। ये दोनों लोकगीत उरांव जनजाति में प्रचलित लोकगीत है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल हमने स्टेटमेंट वाले भी लिए हैं दोस्तों, कर लेते हैं। नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए है ये पेशेवर नृत्य है, बिल्कुल सही है, पेशेवर नृत्य है। बी, यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं, ये भी यहां पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सी, इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं, ये भी यहाँ पर सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए नचनी नृत्य पेशेवर नृत्य है। यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं।
और इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष जो है रसिक के रूप में होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, मदन भेरी कैसा वाद्य यंत्र है। मदन भेरी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मदन भेरी को हम देख लेते हैं। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मदन भेरी इस तरह का आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, मदन भेरी आपको देखिए, मदन भेरी जो शादी विवाह में जो बजता है ना दोस्तों, किलाट भी इसको बोला जाता है, किलाट। ठीक है ना, इसी को मदन भेरी कहा जाता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में ये खूब बजाया जाता है। देखिए यहाँ पर तंतुवाद्य, सुशिरवाद्य और तालवाद्य को हम समझेंगे दोस्तों। तंतुवाद्य किसे कहा जाता है, ऐसे वाद्य जिनमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं। ठीक है, और इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसे ही तंतुवाद्य कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला और सारंगी, है ना। इसमें सभी में तार लगे होते हैं और इसी के छेड़ने पर आवाज निकलते हैं, है ना दोस्तों। सुशिर वाद्य किसे कहा जाता है, तो ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सुशिर वाद्य कहा जाता है ना दोस्तों। सुशिर वाद्य में कौन कौन आता है, जैसे बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया शादी के समय बजने वाला, सिंगा भी शादी के समय बजता है, मुरली, ठीक है ना। कृष्ण भगवान क्या बजाते थे, मुरली बजाते थे, मुंह से बजाते थे ना, इसलिए सुशील वाद्य बजाते थे। मदन भेरी आपको दिखा चुका हूं। ताल वाद्य, ऐसे वाद्य जिसे पीट कर बजाया जाता है, ताल वाद्य कहा जाता है। ताल वाद्य दो प्रकार के होते हैं, एक अनुवद वाद्य, ठीक है, जिसमें चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और उसे एक छड़ी के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक है, जैसे मांदर हो गया, ढोल, नगाड़ा, ढाक, ढाक हो गया, धमसा हो गया, डमरू आपने देखा होगा, डमरू आप देखा होगा, शंकर भगवान का डमरू आपने देखा होगा, कामरा, ढप, खजरी, जूड़ी, ठीक है ना, खजरी। और घन वाद्य ये कांसा से बना होता है, ठीक है ना, कांसा से बना होता है। करताल, है ना दोस्तों, करताल समझते हैं ना, करताल, ठीक है, ये सभी कांसा से बना होता है और पीट कर बजाया जाता है। झांझ हो गया, घंटा हो गया, घंटा मंदिर में देखे होंगे, बजता है ना, काठ और खाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है, किस स्थान पर जो है सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है, गिरीवा, है ना, गिरीवा के पास जो है सरहुल के फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। सरहुल कितने दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, 4 दिनों तक मनाया जाता है और चौथे दिन, ठीक है ना, गिरीवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है ना, किया जाता है ना दोस्तों। अब आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1890 में की गई थी। कब की गई थी, 1890 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हिजला मेला दुमका में लगता है ना दोस्तों। कब लगता है, बसंत ऋतु, फरवरी मार्च में लगता है। क्लियर। हिजला शब्द आया कहां से, तो हिजलोपाइट नामक खनिज से ये शब्द आया है। अब
पाइट खनिज की बात कर लिया जाए तो ये संथाल परगना की पहाड़ियों में मिलता है। कहां पर मिलता है? संथाल परगना की पहाड़ियों में मिलता है। और मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होता है और 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है। किस नदी के किनारे यह मेला लगता है दोस्तों? मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है। और इस मेले का प्रारंभ प्रश्न में था 1890 में प्रारंभ हुआ था। संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टियर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था और संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। क्या ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? सोहराय चित्रकारी हजारीबाग में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोहराय चित्रकला या चित्रकारी एक ही बात है। सोहराय पर्व से जुड़ी है। किस पर्व से जुड़ी है? सोहराय पर्व से जुड़ी है ना दोस्तों। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद, कब? वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पोताई से शुरू होता है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता या पशुपति का चित्रण मिलता है और पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा दिखाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। 2 प्रकार के चित्रकला पाए जाते हैं। सोहराय चित्रकला 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो मंजू सोहराय और दूसरा कुर्मी सोहराय। ठीक है। और यह चित्रकला हजारीबाग जिला में काफी लोकप्रिय है, अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। खोरठा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? द्रविड़, मंगोलायड, भारोपीय या ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो खोरठा भाषा का संबंध भारोपीय भाषा से है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खोरठा का संबंध किस लिपि से है यदि आपसे पूछ लिया जाए? खरोष्टी लिपि से है और यह भारोपीय यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित। किस भाषा से इसका विकास हुआ है? मगधी प्राकृतिक से इसका विकास हुआ है ना। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची और पलामू में बोला जाता है। और खोरठा साहित्य में ज्यादा से ज्यादा राजा रजवाड़ों की कथाएं देखने को मिल जाता है। दोस्तों सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, है ना दोस्तों। और यदि आप भी इस चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण कान्हा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोगला सोरेन को। संथाली नाटक राही रावण कान्हा के लेखक कौन है? भोगला सोरेन है और इन्हें इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको बहुत ही कम समय में, ठीक है ना दोस्तों, नाम मात्र के समय में आपको उपलब्ध कराया है विस्तृत व्याख्या के साथ। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, है ना। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रोजाना जो है 12 बजे दिन में आती है। कब आती है? 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।